वेलकम टू माय चैनल RD एजू वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो अर्थमेटिक का पोर्शन है उसका जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं, यानी कि पूर्ण संख्याओं पे आधारित कुछ 4 संक्रियाएं हैं, मतलब 4 फंडामेंटल्स ऑपरेशंस हैं। तो उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चैप्टर 1 के मैंने 2 पार्ट में वीडियोस बनाए हुए हैं जो कि इसी चैनल पे पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आप जाइए और उन दोनों वीडियोस को देखिए, क्योंकि संख्या पद्धति में मैंने पूर्ण संख्या को बहुत ही डीपली समझाया है। हालांकि मैं आज यहां पे भी समझाने वाला हूं, लेकिन संख्या पद्धति में एक टॉपिक था पूर्ण संख्या, और उस पूर्ण संख्या को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से वहां पे क्लियर किया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक वो मेरी वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, तो सबसे पहले आप जाइए और वो वीडियो मेरी देखिए। और हाँ, आज जो मैं यहाँ पे जो कुछ भी मैं आपको आज यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, ये जो चैप्टर 2 में मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, उन सारे के सारे टॉपिक्स के आप नोट्स जरूर बनाइए। तो रेडी हो जाइए पेन और पेपर लेकर, और जो कुछ भी आज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उन सब चीजों को नोट करिए एक एक करके, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप उस पेज को पलट के उस चीज को देख सकते हो, ठीक है, और आपको वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और हाँ, अगर आपको मेरे इन सारे वीडियोस के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में अगर आपको चाहिए तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है। आप उस टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। और हाँ, ध्यान दीजिए इस बात को कि आज जो कुछ भी मैं पढ़ाने वाला हूं बिल्कुल ध्यान से देखना, कंसंट्रेट होकर देखना, ठीक है। बिल्कुल भी इधर से उधर ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ एक ऐसा विषय है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें अगर थोड़ा सा भी आपका ध्यान इधर से उधर हुआ और आपकी जो भी आपकी मतलब जो कुछ भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, वो सारा का सारा आपके दिमाग से आउट हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं जितना भी आपको पढ़ा रहा हूं, जो कुछ भी आपको पढ़ा रहा हूं, बारीकी से मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट में आपका क्लियर करूंगा। तो प्लीज आप इसको देखिए जरूर, ठीक है, और अपने नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं बिना कुछ देर किए हुए, और आते अपने सीधे अपने टॉपिक पर जिसका नाम है पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमको यह जानना बहुत जरूरी है कि पूर्ण संख्याएं आखिरकार होती क्या है, ठीक है। पूर्ण संख्याओं की जरूरत मैथ में क्यों हुई, तो मैं देखो आपको बताना चाहता हूं कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत तो 1 से लेकर 1 2 3 4 5 इस तरह से डॉट 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 टिल इन्फिनिटी, यानी कि अनंत तक की बहुत सारी संख्याएं थी जो कि 1 से शुरू हो रही थी। तो इन संख्याओं को एक नाम दिया गया था प्राकृतिक संख्याएं, मतलब नेचुरल नंबर। अब हुआ ये कि यहां पे इन संख्याओं को पूरा करने के लिए कुछ कमी पड़ने लगी। अभी मैं जैसे कि आपने देखा होगा, आपके पास में 10 का नोट होगा, आपके पास में 100 का नोट भी होगा, आपके पास में 500 का नोट भी होगा, आपके पास में जो 1000 का नोट तो खैर बंद हो चुका है, लेकिन 1000 का भी नोट चलता था, 2000 का नोट तो होगा ही होगा आपके पास। तो बच्चों, अगर मैं मान लिया यहां पे मैं आपको 2000 रुपए का नोट देता हूं, और उन 2000 रुपए के नोट में से अगर मैं ये 3 जीरो हटा देता हूं, तो फिर वो नोट कितने रुपए का हो जाएगा? 2 रुपए का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ में जीरो को भी शामिल कर दिया करते हैं, अगर प्राकृतिक संख्याओं के साथ में जीरो को शामिल कर देते हैं, तो वो संख्याएं कैसी हो जाती हैं? पूर्ण हो जाती हैं, मतलब होल नंबर्स बन जाते हैं। तो बेटा, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, इन प्राकृतिक संख्याओं में आप केवल जीरो को शामिल कर दो, तो फिर ये जो संख्याएं बनके तैयार होंगी, इन्हीं संख्याओं को हम लोग कहेंगे क्या? पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर्स। क्लियर? चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि ये जो होल नंबर्स होते हैं, इन होल नंबर्स का काम क्या होता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बताने वाला हूं यहां पे। और बेटा, वो नोट कुछ इस तरह से है कि 2 पूर्ण संख्याओं, नोट करना साथ साथ, ठीक है, 2 पूर्ण संख्याओं का योग एवं गुणनफल, 2 पूर्ण संख्याओं का योग एवं गुणनफल सदैव एक पूर्ण संख्या होता है।
लेकिन अंतर तथा भागफल की स्थिति में यह आवश्यक नहीं है। देखो बेटा, ये मैंने जो लिखा है ना, आवश्यक नहीं है, इसका मतलब आप ऐसे समझ लो कि यहां पे ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, दोनों ही बातें हैं। आवश्यक नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, लेकिन सदैव नहीं होता ऐसा। लेकिन हां, जो योग और गुणनफल होते हैं, इनमें सदैव दो पूर्ण संख्याओं का योग और गुणनफल सदैव एक पूर्ण संख्या होगा, ऑलवेज। लेकिन अंतर में और भागफल में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ये सदैव ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये कह पाना मुश्किल है। चलो एक दो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल से, चलो हाँ, एग्जाम्पल से क्या, मैं आपको कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी बता देता हूं, है ना। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, और उन प्रॉपर्टीज से ही हम यहां पे आपको बता देंगे, क्लियर कर देंगे कि दो पूर्ण संख्याओं का योगफल, गुणनफल, अंतर और भागफल ये सेटिस्फाई करेंगे पूर्ण संख्याओं को या नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम लोग आते हैं, हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है इसमें, देखिए इसमें होल नंबर्स वाले चैप्टर में कुल मिला के 4 प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, कुल 4 प्रॉपर्टीज हैं, और 4 प्रॉपर्टी के बाद में हमारे कुछ नए टॉपिक्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज हम लोग पहले यहां कवर करेंगे पहली प्रॉपर्टी, उसके बाद में एक एक करके जितनी भी और प्रॉपर्टीज बचती हैं, 3 प्रॉपर्टीज और बचेंगी, उन प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, चलिए पहली प्रॉपर्टी बेटा हमारी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है पता है? ये क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग और गुणनफल, दो पूर्ण संख्याओं का योग और गुणनफल सदैव एक पूर्ण संख्या होता है, लेकिन अंतर और भागफल सदैव यही एक पूर्ण संख्या होगा, यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि दो पूर्ण संख्याओं के योग एवं गुणनफल पर यह नियम, कौन सा नियम? ये समवरक नियम यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, यह नियम सदैव लागू होता है, सदैव लागू होता है, लेकिन अंतर एवं भागफल पर सदैव लागू नहीं होता है। ठीक है, सदैव लागू नहीं होता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपसे कि अगर हम दो पूर्ण संख्याओं का योग करें और गुणनफल करें तो हमको एक वापस से पूर्ण संख्या मिल जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम उसका अंतर निकालें और भागफल निकालें तो यह जरूरी नहीं है कि वहां अंतर में भी हमको पूर्ण संख्या मिलेगी या भागफल में भी पूर्ण संख्या मिलेगी। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है कि सदैव लागू नहीं होता, मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा ही पूर्ण संख्या निकल के आती रहे, ऐसा नहीं हो सकता, कभी कभी ऐसा हो जाता है। देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको कुछ कंडीशंस यहाँ बता देता हूँ जो पूर्ण संख्याओं के ऊपर लागू होती हैं। सबसे पहले तो यह है कि जो होल नंबर्स होते हैं, मतलब जो पूर्ण संख्याएं हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं। नेगेटिव संख्या कभी भी होल नंबर नहीं होगी, वो कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरी बात, वो कभी भी P/Q की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि फ्रैक्शन होती है ना, फ्रैक्शन कैसी होती है? मान लिया कि मैंने यहाँ पे लिखा 2/3, 1/4, तो ये सब क्या हो गए? फ्रैक्शन फॉर्म हो गए, यानी कि P/Q इस फॉर्म में लिख गए ये। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये हुआ कि होल नंबर्स कभी भी पॉइंट में नहीं आने चाहिए, मतलब डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल में कभी नहीं होनी चाहिए होल नंबर। केवल क्या होना चाहिए? एक परफेक्ट नंबर होना चाहिए, और वो नंबर भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। ठीक है, क्लियर हो रही है? बस इतना हमको याद रखना है कि जो होल नंबर होगा वो एक परफेक्ट नंबर होगा, और वो भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए।
फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होना चाहिए और डेसिमल में नहीं लिखा होना चाहिए। क्लियर? चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे कि ये प्रॉपर्टी जो है ना, इस प्रॉपर्टी के कुछ जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल किस तरह से हैं। मान लिया कि अगर मैंने यहाँ पे दो नंबर लिए, एक 9 लिया और एक 11 लिया। अगर मैं 9 को और 11 को ऐड करता हूँ, 9 क्या है? एक होल नंबर है, एक होल नंबर है। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, होल मतलब W और नंबर मतलब N, तो होल नंबर हो गया। ये भी एक होल नंबर है। अगर मैं किसी होल नंबर में होल नंबर को ऐड कर देता हूँ तो जो हमको आंसर मिलेगा वो भी एक होल नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा? होल नंबर। यानी कि पूर्ण संख्या में अगर पूर्ण संख्या को जोड़ दिया जाए तो हमको एक पूर्ण संख्या ही मिल जाती है। देखो इसमें बोला भी गया था कि दो पूर्ण संख्याओं के योग सदैव दो पूर्ण संख्याओं के योग पर यह नियम सदैव लागू होता है। ठीक है, अभी गुणनफल मैंने नहीं लिया है। अब अगर गुणनफल ले लेता हूं, जैसे मान लिया इन्हीं दोनों संख्याओं के ले लूं, जैसे 9 का और 11 का अगर मैं गुणा करूं यानी मल्टीप्लाई कर देता हूं 9 और 11 का, तो 9 11 जा हो गया 99। ठीक है, अब देखो 9 क्या है? एक होल नंबर है। 11 क्या है? ये भी एक होल नंबर है। और जो 99 है ये भी क्या है? एक होल नंबर है। तो अगर होल नंबर का होल नंबर के साथ में प्रोडक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, तो प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है? वो भी एक होल नंबर मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल पर यह नियम सदैव लागू होता है। कोई सा भी नंबर उठा लो, कोई सा भी, बस दो पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। अगर दो पूर्ण संख्याओं को ऐड करोगे तो आंसर तुमको एक पूर्ण संख्या ही मिलेगा। अगर दो पूर्ण संख्याओं के तुम प्रोडक्ट करोगे मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो भी तुमको आंसर क्या मिलेगा? एक पूर्ण संख्या ही मिलेगा। क्लियर? चलो अब हमने देखा ऐड पे देख लिया और मल्टीप्लाई पे देख लिया। चलो जी अब हम लोग देखते हैं इसको डिवाइड पे और सब्ट्रैक्शन पे। अगर मान लिया कि मैंने यहाँ पे 11 में से 9 को माइनस किया तो बेटा कितना बचेगा? बचेगा 2। ठीक है, तो ये होल नंबर है 11, ये भी एक होल नंबर है, तो आंसर हमको क्या मिला? एक होल नंबर मिला। अच्छा दूसरी बात, मैंने अभी एक चीज ऊपर क्लियर की थी कि होल नंबर हमेशा कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। तो बस इस चीज का और ध्यान देते रहना कि जो हमारे आंसर निकल के आ रहे हैं ये पॉजिटिव आ रहे हैं या नेगेटिव आ रहे हैं। अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तब तक तो ये होल नंबर कहलाएंगे, और जैसे ही इनका नेगेटिव आना शुरू हुआ फिर वहां से होल नंबर जो है ना वो ये होल नंबर नहीं रहेंगे फिर। ठीक है, अगर ये नेगेटिव आना स्टार्ट हो गया तो वहां पर ये होल नंबर में काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि होल नंबर पॉजिटिव होते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई। 11 में से 9 माइनस करते हैं तो 2 बच गया, मतलब ये होल नंबर हो गया। क्लियर? और अगर हम यहाँ 28 में डिवाइड कर दें किसका? 7 का। 28 एक होल नंबर है, 7 भी एक होल नंबर है। जब 7 का 28 में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा निकल के, यानी कि ये भी एक होल नंबर है। तो एक चीज तो हम लोगों ने यहाँ पे देखी कि अगर हम ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, हम चाहे उल्टा सीधा चाहे कैसे भी कर लें, हमारा आंसर वही निकल के आना है, मतलब एक होल नंबर ही निकल के आना है, पॉजिटिव निकल के आना है। लेकिन अगर हम यहाँ पे डिवाइड इस सब्ट्रैक्शन को यानी कि डिफरेंस को अगर हम थोड़ा सा भी चेंज कर देते हैं, इनके अगर क्रम पलट दें, अभी हम यहाँ से 11 में से 9 माइनस कर रहे हैं तो हमको 2 मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम 9 में से 11 को माइनस कर दें, 9 में से अगर हम 11 माइनस करते हैं तो बेटा हमको -2 मिलता है। और -2 तो बिल्कुल भी होल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि होल नंबर पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अगर इनका भी क्रम पलट दिया जाए, यहाँ पे क्या हो रहा था कि 7 में अगर हमने 28 में अगर हमने 7 का डिवाइड किया था तो आंसर हमको 4 मिल रहा था। लेकिन अगर इसको हम पलट दें, जैसे मान लिया 7 में अगर हम 28 का डिवाइड करने लगे तो बेटा हमको आंसर क्या मिलेगा? 1/4 मिलेगा। लेकिन 1/4 तो हमारा होल नंबर होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख गया है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख गया है। इसीलिए ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये जो संवरक नियम है, ये ऐड पे और मल्टीप्लाई पे तो हमेशा लागू होगा, हमेशा अप्लाई होगा। लेकिन डिफरेंस पे और डिवीजन पे यानी डिवाइड पे ये सदैव लागू नहीं होगा। क्लियर? ये क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गई एकदम से। चलिए अब दूसरी प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं और दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में भी सीख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी है यानी कि जो दूसरा नियम है, इसको हम लोग कहते हैं क्रम विनिमेय नियम। इंग्लिश में बोला जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? चलिए मैं आपको यहाँ पे एक सिंबलिक फॉर्म में बता दे रहा हूं ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली होती क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूं कि जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या, इसमें अगर हम ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, क्या या तो हम ऐड कर दें
या फिर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर किसके इक्वल आना चाहिए? ये आंसर बेटा आना चाहिए आपका दूसरी संख्या, यहाँ पर हम चाहे ऐड करें या मल्टीप्लाई करें पहली संख्या के साथ में। कहने का मतलब मेरा समझ लो, अगर पहली संख्या को हम दूसरी संख्या के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरी संख्या को फिर हम आगे लिख लें, आगे वाली संख्या को पीछे लिख लें, तो ये जो संख्या यहाँ पे बनती है फिर इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों के आंसर सेम निकलेंगे। ठीक है, अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो भी आंसर हमारे सेम निकलेंगे। तो एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ये योगफल और गुणनफल, इन्हीं दोनों पे केवल ये नियम सदैव लागू होता है। सदैव लागू होता है मतलब हमेशा, एक भी बार मिस नहीं होगा, हमेशा लागू होगा। लेकिन अंतर एवं भागफल पर यह लागू नहीं होता है। ठीक है, अगर हम डिफरेंस निकालेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर हम डिवाइड करते हैं तो ये नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं योग के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग योग के बारे में जान लेते हैं, यानी सम। देखते हैं क्या सम पर ये जो प्रॉपर्टी है ये लागू होती है, अप्लाई होती है कि नहीं होती है। यहां पे मैंने क्या किया, दो नंबर्स लिए। ठीक है, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, फर्स्ट प्लस सेकंड इज इक्वल टू सेकंड प्लस फर्स्ट। मतलब बुक में ऐसे दिया जाता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ए बी करके फर्स्ट सेकंड करके भी पढ़ सकते हैं। वो तो एक सिंबलिक फॉर्म है, बस इसको ज़्यादा तुमको दिमाग में ज़्यादा नहीं रखना है। ठीक है, केवल हम जो यहाँ पे बताने वाले हैं उसको केवल समझो बस। बेटा योग कर रहे हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, दो नंबर ले लिए, 3 ले लिया और 5 ले लिया। इसमें ये नंबर कैसा हो गया, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। अगर हम यहाँ पहले में दूसरा ऐड कर दें, मतलब अगर हम 3 में 5 को ऐड कर दें तो कितना होगा, 8 होगा। और अगर हम 5 में 3 को ऐड कर देते हैं, देखो बेटा 5 में अगर 3 को ऐड कर दिया तो भी कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम पहली संख्या में दूसरी संख्या को ऐड करते हैं तो वही आंसर निकल के आता है जो सेकंड वाले नंबर में फर्स्ट वाले नंबर को ऐड करने पे निकला था। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सीधा और उल्टा चाहे कैसा भी ऐड कर लेना, आंसर तुम्हारा हमेशा बराबर निकलेगा। तो योग के ऊपर इस क्रम विनिमय नियम को अगर हम देखें तो ये नियम पूरी तरह से इसके ऊपर लागू होता है, क्योंकि LHS और RHS यानी a प्लस बी और b प्लस ए दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अभी हम लोगों ने देखा सम के लिए मतलब ऐड के लिए, अब हम लोग देखेंगे गुणनफल के लिए, प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो बेटा अब हमारा दूसरा जो गुणनफल है, ठीक है, गुणनफल के ऊपर भी हम लोग अब चेक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर फर्स्ट नंबर्स का हम अगर सेकंड नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कर दें तो वही आंसर निकल के आएगा जो हम सेकंड नंबर का फर्स्ट नंबर करने पे निकालेंगे। ठीक है, तो दोनों के आंसर सेम निकलेंगे। देखते हैं कैसे होगा। मान लिया मैंने एक नंबर ले लिया यहाँ पे 2 और एक नंबर ले लिया बेटा मैंने कितना, 8। अगर इसको हम फर्स्ट नंबर मान ले रहे और इसको मान ले रहे सेकंड, तो पहले हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई अगर बेटा कर दोगे तो 2 8 जा 16 हो गया। अगर हम यहाँ 8 का मल्टीप्लाई 2 में कर दें तो कितना हो जाएगा, तो भी 16 हो जाएगा। मतलब हम चाहे फर्स्ट का सेकंड में करें या सेकंड का फर्स्ट नंबर में करें मल्टीप्लाई, हमको आंसर सेम मिलेगा। तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये गुणनफल के ऊपर भी हमेशा लागू होती है। ठीक है, ये हमेशा लागू होती है गुणनफल के ऊपर भी। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। योगफल और गुणनफल समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग निकालते हैं अंतर के लिए। क्या पता अंतर के लिए भी हो जाए, वैसे तो ये मना कर रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी चेक करने में क्या जा रहा है ना। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस के लिए, क्या ये डिफरेंस के लिए ये नियम लागू होगा या नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अंतर के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे 2 नंबर ले लिए। एक नंबर ले लिया बेटा मैंने 7 और एक नंबर ले लिया मैंने यहाँ पे 4।
ठीक है। अंतर में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मतलब सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो 7 में से अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। वहीं पर अगर इसका हम क्रम पलट दें, यानी कि 4 में से अगर 7 को माइनस करें तो बेटा 4 में से 7 को माइनस करने पे कितना आएगा, -3 आएगा। मेरी एक बात सुनो ढंग से, ध्यान से सुनना, कि अगर हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव निकल के आता है। रिपीट करो, मैंने क्या कहा, अगर हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव निकलता है, लेकिन अगर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि घटाया जाता है, तो आंसर हमेशा नेगेटिव निकल के आता है। ये बात समझ में आ गई है ना। तो अब यहां पे ये देखो जरा कि जैसे जब हम लोगों ने ऐड किया था इन दोनों नंबर को उल्टा सीधा करके तो आंसर सेम आए थे। जब हमने इन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया था उल्टा सीधा करके तो भी आंसर सेम आए थे। यहां पे क्या हुआ कि यहां पे अगर हमने 7 में से 4 माइनस किया तो हमको +3 मिला, लेकिन 4 में से 7 माइनस कर दिया तो बेटा हमको यहाँ पे -3 मिला, मतलब -3 मिला। इसका मतलब ये हुआ कि अंतर पर यह नियम कभी भी लागू नहीं होता है, ठीक है। अंतर पर यह नियम कभी भी लागू नहीं होता है क्योंकि आंसर सेम आ ही नहीं रहे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो a माइनस बी है वो कभी भी b माइनस ए के इक्वल नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि आंसर कभी भी सेम नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए, अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग भागफल की ओर, यानी कि डिवाइड की ओर। तो बच्चों अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है ये भागफल। इसी नियम में चल रहा है, इसी प्रॉपर्टी में ही चल रहा है। भागफल में हम लोग देखते हैं, चेक करके हमने क्या किया, यहाँ पे 2 नंबर्स ले लिए, जैसे कि एक ले लिया 14 और एक ले लिया बेटा हमने 7। अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर 14 में हम 7 का डिवाइड कर देते हैं तो हमको आंसर 2 मिलता है, लेकिन अगर वहीं पे अगर इन नंबर्स को हम पलट के लेते हैं, यानी कि अभी यहाँ पे 14 आगे लिखा है, अभी हम यहाँ 7 आगे लिख ले रहे हैं, 7 पीछे लिखा हुआ है, हम यहाँ पे 14 को पीछे लिख ले रहे हैं। अब अगर पता है इसका डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बेटा 1/2। देखो आंसर सेम निकल रहे हैं क्या, बताओ सेम आ रहा है क्या। इसका आंसर आ रहा है 2 और इसका आंसर कितना निकल के आ रहा है, 1/2 निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर हम a का डिवाइड कर दें, सॉरी a में अगर हम b का डिवाइड करें और b में अगर हम a का डिवाइड करें तो कभी भी आंसर सेम नहीं आते हैं, इसलिए मैं इक्वल का साइन यहाँ पे कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी केवल सम पे और मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट पे तो हमेशा लागू होती है, लेकिन जो अंतर होता है और भागफल होता है इस पे कभी भी ये लागू नहीं होती है, ठीक है। चलिए, 2 प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम लोग जानेंगे तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में। ये तीसरी प्रॉपर्टी का क्या चक्कर है, ठीक है, क्योंकि 2 प्रॉपर्टी हो गई, 4 प्रॉपर्टी थी, इसमें हम लोग 2 पढ़ चुके हैं, अभी 2 बची हुई हैं, उन दोनों में से अब तीसरी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा अब हम लोगों का जो थर्ड टॉपिक है वो क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि साहचर्य नियम, ठीक है। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अभी हम लोगों ने 2 प्रॉपर्टी के बारे में जाना। पहली थी क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि समवर्ग नियम, दूसरी क्या थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमय नियम। और इन दोनों प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने केवल 2-2 संख्याओं को लिया था। कितने का, 2-2 संख्याओं को लेकर जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब कुछ देखा था कि कौन कौन से ऑपरेशन के लिए ये प्रॉपर्टी वेरीफाई कर रही है, कौन कौन से पे नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का थोड़ा सा खेल अलग है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे केवल और केवल जो 3 नंबर होते हैं, ठीक है, उन 3 नंबर्स को यहाँ पे लिया जाता है। उन दोनों प्रॉपर्टी में 2 नंबर्स को लेते थे और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 3 नंबर्स को लिया जा रहा है, ठीक है। तो 3 नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले बेटा हम लोग समझेंगे योगफल को लेके, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे योगफल के लिए क्या ये वास्तव में भी योगफल के ऊपर ये नियम लागू होता भी है या नहीं, क्योंकि नियम तो ये लिखा हुआ है कि यह नियम भी सिर्फ योग पर और गुणनफल पर लागू होता है, भाग और घटाव पे नहीं होता, ठीक है। तो पहले योगफल के लिए चेक कर लेते हैं कि ये वास्तव में भी लागू होगा भी या नहीं होगा। तो सबसे पहले बेटा हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑपरेशन इस तरह से लिखा कि 7 + 4 + 2, ठीक है, 7 + 4 + 2। तो अगर हम 4 और 2 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
पहले मैंने क्या किया, जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स लिखे हुए थे, जो ऑपरेशन था, पहले मैंने उसको ऑपरेट किया, ठीक है। तो 4 में मैंने 2 को ऐड कर दिया, 6 हो गया। अब अगर 7 और 6 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहां पे 7 को और 4 को हम साथ में ले रहे हैं और 2 को हम अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7 + 4 और +2। अब अगर हम यहां पे 7 और 4 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और प्लस ये 2 ऐसा कहीं ऐसा, तो 11 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 13। तो कहीं ना कहीं मैंने ये देखा यहां पे कि योगफल के लिए जब हमने पीछे वाले 2 नंबर को इसके साथ में जोड़ा, पहले पीछे वाले नंबर को जोड़ा, फिर बाद में हमने इस नंबर को जोड़ा, तो हमको आंसर मिला, कुछ ना कुछ मिला कि नहीं मिला। फिर हमने क्या किया कि आगे के हमने 2 नंबर आपस में साथ साथ ले लिए, ये देखो आपस में हमने साथ साथ ले लिए, ये दोनों के दोनों नंबर आगे वाले, और पीछे वाले नंबर को हमने साइड से रख दिया। तो जब हमने इसको ऐड किया तो 11 आ गया, और 11 में हमने जब 2 को ऐड किया तो हमको आंसर क्या मिला, 13 मिला। तो कहीं ना कहीं बेटा हमने यहाँ पे ये नोटिस किया है कि हम चाहें नंबर्स का क्रम भले ही पलट दें ऐड करने में, लेकिन नंबर्स का क्रम पलटने पर भी आंसर हमको सेम मिलता है, ठीक है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये योगफल पे भी क्या होती है, लागू होती है, ठीक है। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं गुणनफल के बारे में, यानी कि प्रोडक्ट के बारे में, मल्टीप्लाई के बारे में। तो गुणनफल के लिए ये प्रॉपर्टी कैसे लागू होगी वो देखते हैं। सबसे पहले क्या किया, हमने 2 नंबर्स ले लिए, जैसे कि 3 नंबर्स ले लिए, जैसे कि 3 मल्टीप्लाई, यहां पे मैंने लिखा 2 × 4। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मैंने पहले ब्रैकेट वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लिया। अब 3 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 24 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे एक काम कर रहे हैं कि जो ये आगे वाले दोनों नंबर हैं इनको हम साथ में ले लेंगे अब, ठीक है। तो हमने ब्रैकेट में इसको ले लिया, और जो मल्टीप्लाई में यहाँ 4 बच गया उसको हमने बाहर कर दिया ब्रैकेट से। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 6 हो गया, मल्टीप्लाई 4 बचा, इसका मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 24 आ जाएगा। तो गुणनफल में भी हम लोगों ने यहाँ ये नोटिस किया कि हम चाहे किसी भी तरह से मल्टीप्लाई करें, क्रम का कोई भी फर्क नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि आंसर हमारे क्रम बदलने पर भी सेम निकल के आते हैं, ठीक है। तो योगफल हो गया, गुणनफल हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाग की और घटाव की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे इसी नियम को डिवाइड के ऊपर, ठीक है। क्या ये डिवाइड के ऊपर भी लागू होता है या नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 नंबर लेते हैं, और वो 3 नंबर कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि यहाँ ले लिया मैंने 8, यहाँ ले लिया मैंने 4, और यहाँ पे मैंने ले लिया जैसे कि 2, ठीक है। इस तरह से मैंने नंबर लिए हैं यहाँ। तो अब जैसे कि यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे कि 4 और 2 का आपस में पहले डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा। अगर हम 4 का 2 में डिवाइड करते हैं तो 4 का 2 में डिवाइड करने पे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व कर रहे हैं। फिर 2 का हम 8 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 4 आ जाएगा। अब आ जाओ कि इनको साथ में ले लो, पहले वाले जो नंबर है इनको अगर हम साथ में ले लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, और जो तीसरा वाला नंबर है उसको हम ब्रैकेट से बाहर धकेल देते हैं, ठीक है। इसको हमने बाहर कर दिया, बाहर बैठ जाके तू। अब 4 का 8 में डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर डिवाइड, ये 2 ऐसा कहीं ऐसा। अब अगर 2 का 2 में डिवाइड करते हैं बेटा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे क्रम को भले ही पलट दिया है, लेकिन क्रम पलटने के साथ साथ हमारे आंसर भी कैसे आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाग पर यानी कि डिवाइड पर यह नियम कभी भी लागू नहीं हो सकता, डिवाइड पर यह नियम कभी भी लागू नहीं हो सकता, ठीक है। चलो जी, अब हम लोग कर लेते हैं घटाव, यानी कि अंतर को हम लोग कहते हैं क्या, डिफरेंस कहते हैं। अंतर को हम लोग डिफरेंस कहते हैं। डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो अब हम यहाँ पे कुछ नंबर्स ले रहे हैं, जैसे कि नंबर ले लिया हमने 7 - 4 - 2। सबसे पहले बेटा एक काम करो कि ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करते हैं ना। तो 4 में से 2 माइनस किया, कितना बचा, 2 बचा। 7 में से 2 माइनस हो जाएगा तो अब कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब मैं इसका क्रम पलट ले रहा हूं, मतलब पहले वाले नंबर है इनको हम साथ में लिख ले रहे हैं, 7 - 4, और ये जो -2 बच गया वो ऐसा कि ऐसा रहने दो। यहाँ पे 7 में से 4 माइनस करोगे 3 बचेगा, -2 ऐसा कि ऐसा, और 3 में से 2 माइनस कर दें तो बेटा कितना आएगा, 1 आएगा।
जरा देखो इनको, क्या आंसर सेम आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल भी नहीं आ रहे। भले ही हमने यहाँ पे क्रम पलट दिए हैं, लेकिन क्रम पलटने के बावजूद भी आंसर यहाँ पे बराबर नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि योगफल पे और गुणनफल पे तो ये नियम लागू होता है, लेकिन भागफल पे और घटाव पर यह नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, चलिए 3 प्रॉपर्टी बेटा हमारी खत्म हो चुकी हैं। अब चौथी प्रॉपर्टी बची हुई है, लास्ट प्रॉपर्टी है, और उस लास्ट प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं अब हम लोग। तो सबसे पहले देखो, मैं आपसे एक बात बोल दूं कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नोटिफिकेशन जो बेल होती है उसका आइकन प्रेस कर देना, ऑल पे जाके क्लिक कर देना, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस लेके आऊं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पे पहुंचे। और हाँ, पढ़ने में अगर मजा आ रहा है, अगर पढ़ने में मजा आ रहा है, वास्तव में भी मजा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर जरूर कर दो, जितना हो सके उतना शेयर कर दो, जिससे कि आपके जितने भी पड़ोसी होंगे, आपके जो फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, उनके पास भी ये वीडियो पहुंचे, उनको भी इस चीज का फायदा मिले, वो भी सब कुछ सीखें कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। जो भी जितना भी मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं वो सारा कुछ आप फैला दो। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर, जो कि हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है, और उसका नाम है बंटन नियम, यानी कि बांटने वाला नियम, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चौथी प्रॉपर्टी के बारे में, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों, हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और हिंदी में इसको कहा जाता है बंटन नियम। बंटन का मतलब होता है बांटना, रायता बांटना, पूड़ी बांटना। ठीक है, देखो मैं आपको बता दे रहा हूं, थोड़ा सा मजाक में पढ़ा रहा हूं तो मजा भी आएगा, पढ़ने में समझ में आएगी हर एक चीज। देखो यहां पे जैसे कि मान लिया मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे यहां पे लिखा है मैंने a, ठीक है, और मैंने यहां पे मल्टीप्लाई लगाया और इसके अंदर मैंने लिख दिया क्या, b + c। ऐसे करके मैंने यहां पे मल्टीप्लाई लिख दिया। a का मल्टीप्लाई मैं b और c के साथ में करना चाहता हूं। किसके साथ? a का मल्टीप्लाई मैं b और c के साथ में करना चाहता हूं। तो देखो बेटा कैसे होगा ये। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस a को हम b को भी दे देंगे, ये जो a है ना, ये उठा के हम b को भी दे देंगे, और इस a को हम क्या करेंगे, c को भी दे देंगे। जैसे भंडारा बांटा जाता है, प्रसाद बांटा जाता है ना, आप कभी गए होगे दावत खाने के लिए गए होगे, वहां पे रायता और पूड़ी मिलता है। ऐसे ही मान लो कि जैसे मान लिया यहाँ पे ये रायता हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि 2 लोग बैठे हुए हैं, एक का नाम है क्या, चुन्नू, और एक का नाम हमने मान लिया क्या, मुन्नू। अब ये दोनों दावत खा रहे हैं, तो दावत खा रहे हैं तो क्या होगा, रायता तो चुन्नू को भी मिलेगा और रायता मुन्नू को भी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई? रायता बट रहा है तो रायता चुन्नू को भी मिलेगा और मुन्नू को भी मिलेगा। वो बात अलग है, वो लेना चाहते कि नहीं लेना चाहते, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक तरीका बता रहा हूं कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है ना वो काम करती है। तो बेटा यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा ना आगे, वो नंबर इसको भी मिलता है और इसको भी मिलता है। ठीक है, चलो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं क्या कह रहा है ये कह रहा है कि यह नियम भी सिर्फ योग एवं गुणनफल पर लागू होता है, भाग और घटाव पर नहीं लागू होता। ये भाग और घटाव पे लागू नहीं होता है, केवल योग और गुणनफल पे लागू होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक नंबर ले लिया जैसे कि 8 मल्टीप्लाई में यहाँ पे मैंने लिखा क्या, 4 + 2, ऐसे करके मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो 8 है ना, इस 8 को उठा के हम 4 को भी दे देंगे, और 8 कहाँ चला जाएगा, 2 के पास भी चला जाएगा। तो मल्टीप्लाई लगा हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी बेटा जब हम लिखेंगे ना तो 8 × 4 लिखेंगे। 2 के आगे सिंबल किसका है, प्लस का है, तो प्लस लगाएंगे, और 8 जब फिर से 2 के साथ में जाएगा तो 8 जो है ना वो 2 के साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 8 4 जा कितना हो गया, 32 हो गया, और 8 2 जा कितना हो गया, 16 हो गया। अगर 32 और 16 को ऐड कर दिया जाए तो ये बेटा हमारा बन जाता है कितना, 48 बन जाता है। ये हमारा आंसर आएगा निकल के। ठीक है, तो ये वाला जो नियम होता है, इसी नियम को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि बंटन नियम कहते हैं। यहां पर आगे लिखे हुए नंबर को हम दोनों, या यहां पे देखो ये जरूरी नहीं है, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जरूरी नहीं है कि इस ब्रैकेट के अंदर 2 ही नंबर आएंगे। हो सकता है कि 2 नंबर से ज्यादा भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, है ना, 10 भी आ सकते हैं, 30 भी आ सकते हैं, 300 भी आ सकते हैं। तो बेटा ये क्या करना है तुमको, ये जो अंक लिखा होगा, ये वाली जो संख्या लिखी होगी वो बराबर बराबर सभी को बांटोगे। ठीक है, रायते की तरह, जैसे रायता बटता चुन्नू मुन्नू में, ऐसे ही ये जो 8 है ना, या यहाँ पे जो कुछ भी नंबर लिखा होगा वो नंबर इसमें सभी में बटेगा। क्लियर?
मेरी बात समझ में आ गई, ध्यान से समझ में आ गई है ना। चलो, तो बेटा हम लोगों ने यहां पे देखा कि जो हमारी जो 4 प्रॉपर्टी थी इस पूर्ण संख्या वाले चैप्टर के अंदर, वो 4 प्रॉपर्टी हमारी ये सब कुछ क्लियर हो चुकी हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आ रही होगी हर एक चीज, ठीक है। तो अब इसी की अगली कड़ी में हम लोग कुछ और टॉपिक्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग एक काम करो, ये जो जितना भी मैंने आज आपको पढ़ाया है, ठीक है, इन सब चीजों का आप नोट्स बना के रखो, और नोट्स आपके पास में रहेंगे तो आपको अच्छी तरह से एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। कहीं पर अगर आप भूल भी जाते हो कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी आप खोल के देखो एक बार, और हाँ आपके सामने आ जाएगी, समझ में आ जाएगी वो। और एक बेटा मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं जितना भी आपको सिखाता हूं वो आप प्रॉपरली सीखते रहो, क्योंकि सीखना बंद हो जाएगा जिस दिन आपका सीखना बंद, उस दिन आपका जीतना बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर आप जीतना चाहते हो, अगर आप एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स लेके आना चाहते हो, हाई परसेंटेज से अगर आप पास होना चाहते हो, तो आपको सीखना होगा, लगातार सीखना होगा, ठीक है। क्योंकि जिस दिन आपका सीखना बंद हो गया ना, उस दिन आपका जीतना भी बंद हो जाएगा। आप जीत नहीं पाओगे, आप और बच्चों से पिछड़ जाओगे, और बच्चों से रेस में हार जाओगे। तो जहां पर आपके आज अगर 80% मार्क्स आते हैं, अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो वही 80% मार्क्स आना बंद हो जाएंगे, आपके 60% या 50% मार्क्स आने लगेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितना हो सके उतना सीखने पे ध्यान दो। जो भी आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, चाहे आपको सामने बैठ के पढ़ा रहे हो या आपको मोबाइल के जरिए आप पढ़ रहे हो, यूट्यूब के जरिए पढ़ रहे हो, RD एजू वर्ल्ड पे, तो आप उन सारे टीचर्स को ध्यान से सुनो, वो कह क्या रहे हैं, किस तरह से वो पढ़ा रहे हैं, क्या क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ज्ञान कभी भी खाली नहीं जाता, जहां से भी हो सके बटोर लिया करो, है ना। तो चलो इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शून्य के गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, ठीक है। चलिए बच्चों, इसमें हम लोग जानते हैं कि जो ये प्रॉपर्टीज होती हैं जीरो की, वो किस तरह से काम करती हैं, यानी कि जो जीरो है, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका क्या महत्व है इस मैथ के अंदर या पूर्ण संख्याओं वाले चैप्टर के अंदर। देखिए हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि जैसे बचपन से हम लोग ये सीखते आए हैं कि अगर हम जीरो में किसी संख्या को ऐड कर दें, किसी नंबर को ऐड कर दें, यानी कि जोड़ दें, या किसी संख्या को अगर हम जीरो में जोड़ देते हैं यानी ऐड कर देते हैं, तो हमको वापस से वही संख्या मिल जाती है। मिलती है कि नहीं मिलती? तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे आज जो प्रॉपर्टीज ऑफ जीरोस के बारे में जानेंगे, वो प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो क्या क्या हो सकती हैं। देखिए, एडिशन को लेके हो सकती हैं, एडिशन मतलब योग यानी जोड़ को लेकर हो सकती हैं, या फिर वो सब्ट्रैक्शन को लेकर भी हो सकती हैं, सब्ट्रैक्शन को लेकर हो सकती हैं मतलब घटाने को लेकर, या फिर वो मल्टीप्लाई को लेकर भी हो सकती हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, वो भाग को भी लेकर हो सकती हैं मतलब डिवाइड को लेकर, और इसके अलावा वो बेटा हो सकती हैं डिग्री को लेकर, ठीक है, डिग्री कह दो या पावर कह दो, इसका मतलब होता है क्या, घात, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा कि बेसिकली ये घात हम कहते किसको है, यानी घात क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि सबसे पहले चलिए एक एक करके इन सब चीजों के बारे में जान लेते हैं कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो है, यानी कि जो ये जो जीरो होता है, ये जीरो ऐड में किस तरह काम करता है, सब्ट्रैक्ट में किस तरह काम करेगा, मल्टीप्लाई में किस तरह काम करेगा, डिवाइड में किस तरह से काम करता है, और डिग्री या पावर के रूप में किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो चलिए बेटा, सबसे पहला है हमारा टॉपिक, क्या है वो, ऐड यानी कि जोड़। चलिए देखते हैं, जैसे कि हमने क्या किया कि किसी भी संख्या में कोई हमने एक संख्या ले ली, और वो संख्या मान के चलते हैं कि वो संख्या है आपकी 15 यानी कि 15। अगर मैं 15 में जीरो को ऐड कर देता हूं, क्योंकि मैं पहली प्रॉपर्टी आपको पढ़ा रहा हूं यहां पे, ठीक है, पहला वाला जो टॉपिक है यानी एडिशन, तो इसको मैं आप क्लियर कर रहा हूं यहां कि 15 में अगर मैं जीरो को ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 15 ही आ जाएगा। और अगर मैं जीरो में 15 को ऐड कर दूं तो भी कितना आएगा, तो भी 15 आएगा। तो इससे बेटा एक चीज तो क्लियर हो जानी चाहिए कि
किसी संख्या में अगर हम जीरो को ऐड कर दें, किसी संख्या में अगर हम जीरो को ऐड कर दें या जीरो में हम किसी संख्या को ऐड कर दें तो उस संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित का मतलब नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होता। जिस संख्या में भी जीरो को ऐड करोगे हमें वापस से वही संख्या मिल जाएगी। देखो 15 में जीरो को ऐड किया था तो वापस से हमको 15 मिल गया, जीरो में हमने 15 को ऐड किया तो हमको क्या मिला, 15 ही मिला। कहने का मतलब यह हुआ कि हम चाहे किसी संख्या में जीरो को ऐड करें या या फिर हम जीरो में कोई संख्या ऐड कर दें, हमको वही संख्या मिलती है। संख्या का मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता, यानी चेंज नहीं होता है। यह चीज समझ में आ गई, क्लियर हो गई। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं सब्ट्रैक्शन के बारे में कि सब्ट्रैक्शन के ऊपर इसका काम किस तरह से होता है। देखिए हमने क्या किया, वापस से यही वाला एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है 15 माइनस 0। अगर मैं 15 में से 0 को माइनस कर दूं तो हमको क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो बेटा मैं एक चीज आपको यहां क्लियर करना चाहता हूं कि हम अगर संख्या में से 0 को घटा भी दें, यानी कि अगर संख्या में से हम 0 को सब्ट्रैक्ट भी कर दें तो हमको वापस से वही संख्या मिल जाती है। देख रहे हो, 15 में से अगर हम 0 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, वापस से हमें 15 ही तो मिल रहा है। अब देखो मल्टीप्लाई में किस तरह से करेंगे। जैसे कि हमने मल्टीप्लाई के लिए एक नंबर ले लिया, मान लिया 4। अगर हम 4 का 0 में मल्टीप्लाई कर दें तो 4 का 0 में मल्टीप्लाई करने पे बेटा कितना आएगा, 0 ही आएगा। और अगर 0 का हम 4 में मल्टीप्लाई करें ऐसे उल्टा करके, ठीक है, 0 का अगर 4 में मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा, है ना। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे संख्या वही नहीं रहेगी, यहां पे मान जो है ना, यहां पर इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हम किसी भी संख्या में 0 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या खुद भी 0 बन जाती है। ठीक है, वो संख्या खुद भी 0 बन जाती है। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से जब 0 में हमने किसी संख्या का मल्टीप्लाई किया तो संख्या फिर से क्या बन गई, 0 बन गई। तो अब आप लोगों को यह चीज समझ में आ जानी चाहिए कि अगर हम ऐड करेंगे 0 को किसी संख्या में तो संख्या नहीं बदलेगी। और अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी संख्या में 0 को तो भी संख्या नहीं बदलेगी। यानी ऐड में और सब्ट्रैक्ट में संख्या वही रहती है, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 4 का 0 के साथ में तो संख्या क्या बन जाती है, खुद 0 बन जाती है। यह बात हमारी समझ में आई आप लोगों को। चलिए एक यहां डिवाइड को भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि डिवाइड में इसका क्या रोल रहता है। जैसे कि मान लिया अगर हमने 0 में किसी संख्या का डिवाइड कर दिया, अब वो संख्या क्या है, मान लो यहां पे 12। ठीक है, मैंने क्या किया, 12 का अगर 0 में डिवाइड किया तो 12 का 0 में डिवाइड करने पे बेटा क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी चीज को मैं पलट दूं, यानी कि अगर मैं 12 में 0 का डिवाइड कर दूं तो बेटा देखो 0 का जब इसमें संख्या में किसी में डिवाइड किया जाता है तो वहां पे आंसर 0 नहीं आता, वहां पे बेटा आंसर आता है तुम्हारा नॉट डिफाइंड। यानी कि देखो ऐसा है, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देके बताता हूं कि नॉट डिफाइंड क्यों हो गया। ये सपोज करो कि मेरे पास में ये 4 मार्कर हैं। ठीक है, ये 4 मार्कर हैं मेरे पास में। अब अगर मैं ये कहूं कि एक काम करो, आप इन चारों मार्कर को 2 लोगों में बराबर बराबर बांट दो। ठीक है, मैंने क्या बोला आपसे कि आप इन चारों मार्कर्स को 2 लोगों में बराबर बराबर बांट दो। तो आप कैसे बांटोगे इसको, एक व्यक्ति को 2 मार्कर दे दोगे और दूसरे व्यक्ति को 2 मार्कर दे दोगे, ये बराबर बराबर बट गया। ठीक है, या फिर अगर मैं ये कहूं कि आप एक काम करो कि आप इन चारों मार्कर्स को एक एक व्यक्ति को बांट दो। मैंने क्या बोला, आप इन चारों मार्कर्स को एक एक व्यक्ति को बांट दो। तो व्यक्ति कितने होंगे जिनको ये एक एक मार्कर मिलेगा, 4 व्यक्ति होंगे कि नहीं होंगे। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक काम करो, आप इन चारों मार्कर्स को एक भी व्यक्ति को मत बांटो। ठीक है, एक भी व्यक्ति को मत बांटो। क्या लगता है आपने कोई एक्टिविटी की यहां पे, बताओ भाई। जब आपने 2-2 मार्कर बांटे थे बराबर बराबर तो 2 व्यक्तियों में बट गए, वहां पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो गई। फिर मैंने आपसे ये बोला कि आप लोग इन चारों मार्कर को एक एक करके बांट दो एक एक व्यक्ति में, तब भी आपने कुछ ना कुछ एक्टिविटी की। लेकिन अब अगर मैं ये कह रहा हूं आपसे कि इन चारों मार्कर को आपको किसी व्यक्ति को नहीं देना है, आपको किसी व्यक्ति को भी नहीं बांटना है,
तो क्या लग रहा है, आप इसमें कोई एक्टिविटी कर रहे हो? नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि मैंने तो पहले से ही मना कर दिया कि आपको ये मार्कर किसी भी व्यक्ति को नहीं देने हैं, मतलब आपको ये 0 व्यक्ति को देने हैं, ना 1 व्यक्ति को, ना 2 व्यक्ति को, ना 3 व्यक्तियों को, ना 4 व्यक्तियों को। मैंने आपसे ये बोला कि आपको ये मार्कर जो है ना 0 व्यक्तियों को देने हैं। अब 0 व्यक्ति का मतलब क्या हो गया, हम किसी को नहीं देना चाहते। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगर किसी को नहीं देना चाहते लेकिन बांटना तो है, बांटना भी है और देना भी नहीं चाहते, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे तो हम लोग फंस गए। यहां तो फंस गए कि अब हम क्या करें, ये हमें बांटना भी है और हम देना भी नहीं चाहते। यहां पर आप किसी भी स्टेटमेंट को, आप किसी भी बात को परिभाषित नहीं कर सकते हो, आप किसी भी बात को डिफाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। यानी कि जब भी हम किसी संख्या में 0 का डिवाइड करते हैं, जब भी हम किसी संख्या में 0 का डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर बेटा क्या रहता है, नॉट डिफाइंड रहता है, और इसका सिंबल ये रहता है। ठीक है, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। वैसे तो पूर्ण संख्याएं जब हम लोग पढ़ रहे थे तो पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, तो पूर्ण संख्याओं में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका नाम वैसे तो होता है इन्फिनिटी, यानी कि अनंत, अनंतता, है ना। ऐसे ही इसका दूसरा नाम नॉट डिफाइंड है, यानी कि अपरिभाषित। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं अब कि हम लोगों ने 4 टॉपिक तो क्लियर कर लिए, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाला। अब बात कर लेते हैं किसकी, डिग्री की, यानी कि पावर की, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, घात कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा इसमें पावर वाला। अब जो भी टॉपिक है हमारा डिग्री या पावर, मतलब हिंदी में इसको घात कहा जाता है। अब घात कहते किसको है, सबसे पहले तो हमको वो समझना जरूरी है। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने क्या किया, एक नंबर लिखा, एक नंबर लिखा और उसके ऊपर हमने दोबारा से एक नंबर लिखा, नंबर के ऊपर भी एक नंबर है। तो ये जो नीचे वाला नंबर है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं क्या, बेस। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला नंबर होता है, इस ऊपर वाले नंबर को कहा जाता है पावर या डिग्री। ठीक है, या फिर इसको हिंदी में कहेंगे क्या, घात कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है ये, कि अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ 0 पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ 0 में डिग्री का क्या काम रहता है, प्रॉपर्टीज ऑफ 0 में 0 का डिग्री के रूप में क्या काम रहता है। देखिए यहां पर हमने क्या किया, कोई एक नंबर ले लिया, जैसे कि नंबर वो है मान लिया 2। अगर हम 2 को 0 डिग्री की फॉर्म में यहां पे रिप्रेजेंट कर दें तो बेटा इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1 हो जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कहना क्या चाहता हूं कि कभी भी अगर आपको किसी नंबर के ऊपर पावर 0 दिखाई दे तो बेझिझक आप उसकी वैल्यू 1 लिखोगे। ठीक है, 1 लिखोगे। मैं इसको ज्यादा से आपको डीपली नहीं समझाऊंगा कि ये आया कहां से है, क्योंकि ये थोड़ा सा हायर लेवल के लिए हो जाता है, हायर क्लासेस के लिए हो जाता है। ठीक है, तो अब जैसे अभी हमने यहाँ पे एक नंबर लिया 2 और 2 की पावर 0, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यहां पे मैं एक नंबर और लेता हूं, जैसे कि 317। ठीक है, 317। अब उसकी भी अगर पावर 0 है तो उसकी भी वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर ले लूं, जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे करके हमने एक नंबर ले लिया और उस पर हमने पावर लगा दी 0, तो उसकी वैल्यू भी बेटा कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि जब जब आपको किसी नंबर के ऊपर 0 पावर दिखाई देगी, तब तब आप उसकी वैल्यू को क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। बात समझ में आ गई। तो बेटा हम लोगों ने यहां पे ये प्रॉपर्टीज ऑफ 0 के बारे में जान लिया। चलिए अब इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं, और एग्जाम में बेटा सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टाइप के। एक तो मल्टीप्लिकेशन से संबंधित और दूसरा ये पावर से संबंधित, यानी डिग्री से संबंधित। ठीक है, तो इन्हीं दोनों टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग अब इसके बारे में यहां सीखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है और कैसे दिखेंगे वो क्वेश्चन हमको। ठीक है, वहां जो एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, तो हम लोग कैसे पता करें कि इसमें मल्टीप्लिकेशन वाले में और डिग्री या पावर वाले में 0 का यूज कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है। भाई वो सब चीजें भी तो पहचान करनी पड़ेंगी। तो चलिए हम आप लोगों को अभी बताते हैं यहाँ पे, और इन दोनों टाइप्स के क्वेश्चन जो कि वास्तव में भी एग्जाम में ज्यादातर मात्रा में पूछे जाते हैं, ठीक है, उनको मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूं।
तो बच्चों यहाँ पे हम लोग अब पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन विद जीरो, यानी कि जीरो के साथ में अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसका आंसर बेसिकली कितना निकल के आता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया और कोई एक नंबर ले लिया, जैसे कि मान लिया 373 और इसका मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं जीरो में। तो अब आप लोग उत्तर दो, इसका उत्तर क्या आएगा, क्या उत्तर आएगा इसका? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम जीरो का इस नंबर के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये संख्या भी क्या बन जाएगी, जीरो के साथ मल्टीप्लाई होके जीरो ही बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे कोई एक बड़ा सा नंबर और ले लेते हैं। यहां लिखा हुआ है 175 मल्टीप्लाई 143 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 91 मल्टीप्लाई 89 मल्टीप्लाई 67 और मल्टीप्लाई 5324। इस तरह से बेटा हमने एक नंबर ले लिया। अब देखो, अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन ये जो लिखी हुई है, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, आप केवल ये देखो कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है इसके बीच में कहीं जीरो आ गया हो, है ना। जीरो चुपचाप इसमें अगर घुस गया हो बीच में तो उसको ढूंढने की कोशिश करो। देखो ये घुसा हुआ है यहाँ, ये जीरो आ गया। अब ये जीरो किसके साथ लिखा हुआ है, सभी के साथ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई में लिखा है कि नहीं लिखा, है ना। तो देखते हैं 175 का जीरो में मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा, 143 का जीरो में मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई जीरो में जीरो हो जाएगा, जीरो को 91 में कर दें तो जीरो हो जाएगा, 89 का जीरो में कर दें जीरो हो जाएगा, 67 का जीरो में कर दें जीरो हो जाएगा और इस संख्या का जीरो में मल्टीप्लाई कर दें तो भी जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये इतने लंबे स्टेटमेंट का एक ही आंसर होगा, वो क्या होगा, जीरो होगा। और बेटा देखो ये जो मैंने दूसरा एग्जाम्पल आपको बताया है ना, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसलिए आपको जो मैं नोट्स दूंगा ना, मैंने आपको बता दिया था कि नोट्स आपको कहां से मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेंगे और टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पर आप जाके उस टेलीग्राम लिंक पे क्लिक कर देना और हमारे चैनल से जुड़ जाना, जिससे कि जब भी मैं कोई भी वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, जो भी मैं आपको मैटर यहाँ पे बताऊंगा, जो भी मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक से रिलेटेड जो PDF नोट्स होंगे आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जो मैंने दूसरा एग्जाम्पल आपको बताया है, इस दूसरे एग्जाम्पल जैसे ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसीलिए आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से करना। मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं इसी के जैसा, उसका आंसर आप खुद देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप खुद देना। यहां लिखा हुआ है 517 मल्टीप्लाई 324 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 0.3567। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो बेटा हम लोगों ने देख लिया कि मल्टीप्लिकेशन विद जीरो, यानी कि जीरो के साथ में मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर क्या निकलता है, उसका आंसर हमेशा जीरो निकल के आता है। ओके, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा टॉपिक था जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, वो क्या था, डिग्री पावर यानी कि घात। अब हम लोग घात वाले प्रश्नों को भी देखते हैं, घात वाले क्वेश्चंस को भी देखते हैं कि उन क्वेश्चंस का भी आंसर किस तरह से, मतलब कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे वो। ठीक है, तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा डिग्री या पावर, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, घात कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो पावर वाले क्वेश्चंस हैं ये किस तरह से हमसे पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। चलिए पहला एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे 15 और 15 की पावर लगी हुई है 0। मैंने अभी आपको बताया था, इसका बेस मैंने अभी आपको समझाया था कि डिग्री या पावर वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। कभी भी किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 पावर दिखाई दे उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 32 और पावर 0 है, तो 32 की पावर 0, इसकी वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 0 मत लिख देना, गलती से भी 0 मत लिख देना, ऑप्शन आएगा उसमें, जो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उन 4 ऑप्शन में इस तरह से आपको दिया जाएगा। जैसे मान लिया ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं और इन 4 ऑप्शन में देखो क्या क्या लिखा होगा। पहला ऑप्शन आपके लिए होगा जैसे कि 32, ठीक है, दूसरा ऑप्शन होगा 0, तीसरा ऑप्शन होगा सी वाला 1 और जो डी वाला ऑप्शन होगा उसमें शायद हो सकता है लिखा हो सकता है नन ऑफ दीज। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन जो है ना हमको पूछा जा सकता है। तो भूल से भी यहां बी पे टिक मत कराना, क्योंकि किसी भी संख्या की अगर घात 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है। तो आंसर कौन सा सही होगा, सी वाला आंसर सही होगा। ठीक है, बी वाले पे टिक मत कर देना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा इसका आंसर। चलिए
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को जिस तरह से है कि हमने यहाँ पे 2-3 संख्याएं ले ली, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 4 की पावर 0, ये लिखा हुआ है 50 की पावर 0, और एक संख्या और ले लेते हैं जैसे कि 193 की पावर 0। और ये जितने भी नंबर यहाँ लिखे हुए हैं सब मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, सभी मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। तो देखिए 4 की पावर 0 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी, मल्टीप्लाई 50 की पावर 0 इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहां देखो 193 के पावर कितनी है, 0 है, इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब देखिए ये जो 1 1 1 1 आ गया है ना यहाँ पे, है ना, इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1 का हम चाहे कितनी भी बार 1 में मल्टीप्लाई करें, यानी कि 1 को चाहे कितनी भी बार 1 में मल्टीप्लाई करके लिख देना, उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। ऐसा मत लिख देना कि एक बार 1 यहां आ गया, एक बार यहां आ गया और एक बार यहां आ गया और आंसर हमने कर दिया 3, क्योंकि ऑप्शन में दे सकता है, ऑप्शन में भाई दे सकता है। जैसे कि ए ऑप्शन होगा वहां पे 2 दे रहा होगा, बी ऑप्शन में आपको 3 दे रहा होगा, सी ऑप्शन में आपको मान लिया कि दे रहा होगा 193 और डी ऑप्शन में आपको दे रहा होगा 1, ऐसे करके। अब आपको यह देखना है कि अगर हम 1 का 1 में मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 1 1 जा 1, ठीक है, और फिर से हम उस 1 का इस 1 में मल्टीप्लाई कर दें तो भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। अब आप लोग ये मत समझना कि यहाँ पे 3 बार 1 आ गया तो हमारा आंसर 3 सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये नंबर कट जाएंगे आपके, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना इस सब चीजों पे। चलिए ये सब चीजें आपको समझ में आ गई, है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हम लोगों ने अभी इसमें तो पढ़ लिया कि प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, यानी कि शून्य के गुण। अब हम लोग पढ़ेंगे इकाई के गुण, यानी कि 1 के गुण, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ 1। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ 1, यानी कि 1 के गुण। अब ये 1 के गुण क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो गुण है बेटा इसका, वो ये है कि अगर हम 1 का किसी संख्या में अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम 1 का किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या अगर 1 का किसी नंबर में हम डिवाइड कर दें, यानी कि अगर भाग दे दें, तो उस संख्या का जो मान होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती, यानी कि वही संख्या रहती है जिसके साथ में ये आप सारे ऑपरेशंस कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि मान लिया मैंने क्या किया, एक नंबर लिया और वो नंबर कुछ इस तरह से, जैसे 23। अगर हम 23 में 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमको कितना मिलेगा, 23 ही मिलेगा। भाई देखो संख्या तो यही थी और वापस से हमको वही वाली संख्या मिल गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसकी वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। अगर बाई चांस में यहाँ पे 23 में 2 का मल्टीप्लाई कर देता, तब क्या होता कि उसका आंसर 46 आ जाता। मतलब ये 23 संख्या थी, लेकिन आंसर उसने कितना दिया, किसी दूसरी संख्या के रूप में दे दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 को छोड़कर हम चाहे किसी भी और नंबर का मल्टीप्लाई अगर इस नंबर के साथ में करते हैं तो यहां पे नंबर जरूर चेंज हो जाएगा, है ना। तो वो 1 ही एक ऐसा नंबर होता है जिसका हम चाहे किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर कभी भी चेंज नहीं होता है, उतना ही नंबर रहता है। फिर चाहे ये नंबर पॉजिटिव हो या फिर ये नंबर नेगेटिव हो। जैसे कि ये तो चलो हमने एक पॉजिटिव नंबर ले लिया, एक नेगेटिव नंबर और लेके बात करते हैं। मान लिया यहाँ पे लिखा हुआ है -50 और यहां लिखा हुआ है 1, तो -50 बन जा -50, ठीक है। माइनस यहां लिखा हुआ है -17 और मल्टीप्लाई करना है 1 में, तो -17 बन जा -17। यहां लिखा हुआ है 23 मल्टीप्लाई 1, तो 23 बन जा 23। लेकिन अगर 23 का हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 23 2 जा 23 नहीं होगा, 23 2 जा 46 होगा। तो 1 को छोड़कर हम अगर किसी और नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, किसी और नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर के साथ में या इन सारे नंबर्स के साथ में, तो यहां पर जो आंसर निकल के आएगा ना वो चेंज होके निकल के आएगा, ये कभी भी एक सा नहीं रहेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग कि नहीं। चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं तो और अच्छी तरह से क्लियर होगा। जैसे कि मैंने यहां पे क्या किया, एक क्वेश्चन ले लिया जैसे 54 और मल्टीप्लाई 1, तो 54 बन जा कितना हो जाएगा, 54 ही तो होगा,
ऐसा तो है नहीं कि 54 बन जा 108 हो जाए, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला ना, क्योंकि हम 1 के साथ में मल्टीप्लाई जब करते हैं किसी नंबर का तो वही नंबर हमारा आंसर में भी निकल के आता है। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं डिवाइड के बारे में। तो डिवाइड बेटा देखो कैसे होता है, जैसे कि हमने क्या किया, यही नंबर हम ले रहे हैं सारे एक बार फिर से। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है 23 और 23 में मैं डिवाइड कर रहा हूं किसका, 1 का। अगर मैं 1 का डिवाइड 23 में करूंगा तो आंसर बेटा हमारा कितना आ जाएगा, 23 ही आ जाएगा। ठीक है, 23 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि एक दूसरा नंबर और ले लिया, यहां 56 लिखा हुआ है और 56 का हम 56 में हम 1 का डिवाइड करेंगे तो भी बेटा कितना आ जाएगा, 56 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ रही है बात हमारी कि नहीं? हम चाहे 1 का मल्टीप्लाई करें किसी नंबर में या हम 1 का डिवाइड करें किसी नंबर में, वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। जिस नंबर में भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो वही नंबर निकल के आएगा आंसर में, ऐसा नहीं है कि नंबर चेंज हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई? चलो, अब हम लोगों ने देखा कि 1 के साथ में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इसकी प्रोसेस तो हम लोगों ने समझ ली। मल्टीप्लाई की और डिवाइड की हम लोगों ने प्रोसेस समझ ली कि 1 के साथ में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करें तो नॉट चेंज, एंड 1 का डिवाइड अगर किसी नंबर में कर दें तो भी नॉट चेंज। अब हम लोग जानेंगे इसमें कि अगर मान लिया कि अगर कोई ऐसा नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि 1 अगर लिखा हुआ है और 1 एक बेस का काम कर रहा है और उसके ऊपर अगर कोई पावर बहुत सारी आ गई, बहुत बड़ी बड़ी पावर लग गई, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री लग गई, है ना, तब उसकी वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले हम लोग अब वो वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना वो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट, अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर 1 के ऊपर, यानी कि 1 के ऊपर अगर कोई डिग्री लगी हुई है, यानी कि कोई पावर या घात लगी हुई है, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, उसकी वैल्यू क्या रहेगी। चलो, सबसे पहले हमने क्या किया, 1 के ऊपर हमने कोई एक पावर ले ली, जैसे 2, 1 के ऊपर हमने एक पावर लगा दी 2। अब ये देखते हैं कि 1 के ऊपर अगर पावर 2 है तो उसकी वैल्यू मिलेगी क्या हमको। देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं कि कभी भी अगर आप यहां पे जो नंबर लिखा हुआ है और यहां जो नंबर लिखा हुआ है, आप हमेशा ये देखा करो कि ये नीचे वाले नंबर के ऊपर कितनी पावर लगी हुई है। नीचे वाले नंबर पे जितनी भी पावर हो उसको उतनी ही बार मल्टीप्लाई में लिखकर मल्टीप्लाई कर दो। नहीं आया समझ में? देखो, 1 पे कितनी पावर लगी है, 2 पावर्स लगी है, तो हम क्या करेंगे, इस 1 को 2 टाइम्स लिख लेंगे मल्टीप्लाई में। अब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 बन जा कितना हो गया, 1 बन जा बेटा हो गया 1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 के ऊपर अगर पावर 2 है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अगर 1 के ऊपर मान लिया पावर 3 लगी हुई है तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो 1 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे मल्टीप्लाई में, 1 बन जा 1, 1 बन जा 1, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब अगर हम 1 के ऊपर मान लिया 7 पावर लगा दें और 1 को हम 7 टाइम्स लिख दें मल्टीप्लाई में, देखते हैं उसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमको। ये मैंने 7 टाइम्स इसको लिख दिया है। अब मैं मल्टीप्लाई करूं, 1 बन जा 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 1। ठीक है, आंसर क्या मिला हमको, 1 मिला। तो एक चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि 1 के ऊपर हम चाहे कितनी भी बड़ी पावर लगा दें, हम चाहे कितना भी बड़ा डिग्री लगा के तैयार करें इसको, उसका आंसर हमेशा 1 ही निकलेगा, है ना। हम अगर 1 के ऊपर चाहे कितनी भी बड़ी पावर लगा देते हैं तो उसका आंसर हमेशा 1 ही निकलेगा। अब जैसे हमने क्या किया, यहां 1 के ऊपर पावर लगा दी, मान लिया 10,000, कितनी, 10,000। अब हमारे नोटबुक में तो इतनी जगह होती नहीं है जो मतलब 1 को हम 10,000 बार मल्टीप्लाई में लिखें फिर उसका मल्टीप्लाई करें, तो यहां का इस्तेमाल करो, इसमें बहुत जगह होती है। ठीक है, इसमें इतनी जगह है कि आप कम से कम 10,000 किताबों को यहां बसा सकते हो, तो इसलिए इसका इस्तेमाल जरूरी है। तो आपको बस यही चीज सीखनी है कि 1 पे चाहे कितनी भी बड़ी पावर लगी हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं हिंदी में और आप उसको नोट कर लो, ताकि जब भी आप अगर भूल भी जाओ तो आप उसको एक बार देखोगे तो याद आ जाएगा।
मैं यहां लिख दे रहा हूं कि 1 पर चाहे कितनी भी बड़ी पावर लगी हो या कितनी ही बड़ी घात लगी हो, उसकी वैल्यू या उसका मान, उसकी वैल्यू हमेशा एक ही रहती है। कितनी रहती है? एक, यानी कि 1 ही रहती है। ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं जाएगी। क्लियर हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो चलो अभी हम लोगों ने देख लिया कि यहां पे +1 हो और डिग्री चाहे कुछ भी हो। अगर बाई चांस यहां +1 की जगह पे -1 आ जाता है तब क्या होगा? क्या फिर भी यही सारी चीजें चलेंगी? चलो देख लेते हैं, सीख लेते हैं उसके बारे में भी। ठीक है, डाउट में मत रहो। देखो बेटा, अब यहां पे हम लोग अब देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं -1 पर अगर कोई डिग्री लगी हो। ठीक है, -1 पे अगर डिग्री लगी हुई है तब उसका काम क्या होगा, तब उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। चलो यहां मैं 2 रूल आपको बताता हूं। ठीक है, वो दो रूल कुछ इस तरह से हैं कि -1 पे अगर जो पावर लगी हुई है वो एक इवन नंबर हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, -1 पे अगर पावर इवन नंबर हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आती है। कितनी आती है? 1 आती है। और अगर -1 पर ऑड नंबर पावर लगी है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है? -1 आती है। ठीक है, क्लियर हो गया? इवन का मतलब क्या हो गया? इवन का मतलब हो गया सम संख्या। ओके, और ऑड का मतलब क्या हो गया? ऑड का मतलब हो गया विषम संख्या। ऑड का मतलब हो गया विषम संख्या। क्लियर? तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं, अब तुम्हारा मेंटल एबिलिटी चेक करते हैं, हाँ, कि कौन सा इवन नंबर होता है और कौन सा ऑड नंबर होता है। क्योंकि मैंने तो जो संख्या पद्धति वाला चैप्टर है वो मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, और उसमें मैंने बताया है सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, सारी चीजें मैंने क्लियर करवाई हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं। अब मैं आपकी एक मेंटल एबिलिटी चेक कर रहा हूं कि आपकी जो याददाश्त है, आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो कितना है। मैंने यहां पे लिखा -1 पर पावर 6। अब आप बताओ कि ये जो 6 है ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है? बोलो, ये जो 6 लिखा हुआ है ये इवन नंबर लिखा है या ऑड नंबर लिखा है? इवन नंबर है। इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि मैंने इवन नंबर की डेफिनेशन बताई थी कि ऐसे नंबर्स जिसमें हम 2 का डिवाइड करें तो 2 का डिवाइड पूरा पूरा हो जाता है, मतलब वो जो संख्या होती है वो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं, यानी कि सम संख्या कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 6 में डिवाइड कर दें 2 का तो ये 6 पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर 6 पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये कौन सा नंबर हो गया? इवन नंबर हो गया। और -1 पे पावर कितनी है? इवन है। तो जब इवन नंबर होता है तो उसकी वैल्यू बेटा क्या आती है? उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। अगर मैं यहां पे लिखूं कि -1 की पावर 13 है, अब देखो ये 13 कैसा नंबर है? लगाओ जोर दिमाग के ऊपर। आपको देखो यहां पे ये मिलेगा कि अगर 2 का इसमें डिवाइड करोगे ना तो ये कटेगा नहीं पूरा पूरा, यहां रिमाइंडर में कुछ ना कुछ नंबर बचेगा। क्योंकि जब संख्या पूरी तरह से कट जाती है, जब संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है ना तो रिमाइंडर 0 आता है। लेकिन अगर 13 में हम 2 का डिवाइड कर भी देंगे तो रिमाइंडर ये जो है ना इसमें 0 नहीं आएगा, यहां कुछ और बचेगा। तो इसका मतलब 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑड नंबर हो गया। अगर ये ऑड नंबर है तो -1 पे जब ऑड पावर होती है तो वैल्यू क्या आती है? -1 आती है। समझ में आ गई बात कि अगर -1 पे पावर अगर ऑड है तो उसकी वैल्यू -1 आएगी, -1 पे अगर पावर इवन नंबर है तो उसकी वैल्यू +1 आएगी। क्लियर? समझ में आ गई बात? चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं इसके, वो अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। कि जैसे मान लिया कि -1 से रिलेटेड या 1 से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो बेटा एग्जाम्पल मैंने यहां पे नोट कर लिया है। -1 को -1 से
17 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त होगा, मतलब -1 को -1 से 17 बार अगर गुणा किया जाए तो हमको आंसर क्या मिलेगा। देखो यहां पे क्या कह रहा है ये कि अगर -1 को हम -1 से ही, मतलब इसको इसी से 17 बार गुणा किया जाए। कितनी बार? 17 बार। तो 17 बार गुणा करने का मतलब बेटा ये हो गया कि ये इशारा कर रहा है कि -1 को 17 बार मल्टीप्लाई में लिख दो। क्या इशारा कर रहा है ये? -1 को मल्टीप्लाई में 17 बार लिख दो। तो देखो अभी हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि अगर यहां पे लिखा रहता था 1 की पावर 2, तो इसको हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई में 2 बार लिख दिया करते थे। कितनी बार? 2 बार, क्योंकि यहां पे पावर 2 थी। यहां पे जैसे एक एग्जांपल और लिया था, 1 की पावर 7 ली थी, तो हमने क्या किया था, 1 को हमने 7 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखा था, ऐसे। ठीक है, तो यहां पे अगर देखा जाए, अगर हम इस चीज से इसको बना सकते हैं तो बेटा हम इस चीज से इसको भी बना सकते हैं। मोमबत्ती देखी है कभी? मोमबत्ती को जब आप जलाओगे तो क्या होता है कि वो जलते हुए पिघलती रहती है, पिघलती रहती है। यानी कि मोम को जलाने पर भी मोम हमें दोबारा से प्राप्त हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? मोमबत्ती जब आप जलाओगे तो पिघलेगा, और पिघलने पे क्या बनेगा? पानी तो बनता नहीं है, दोबारा से मोम बन जाता है। तो ऐसे ही मान के चलो ये है कि अगर आप इससे ये निकाल सकते हो तो फिर इससे ये भी तो निकाला जा सकता है ना। इसको हम क्या पढ़ेंगे कि 1 को 2 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है। क्या पढ़ेंगे इसको? 1 को 2 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है। इसको क्या पढ़ा जाएगा? 1 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी कि 1 को 7 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अगर 7 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो 1 पे हमने क्या किया? 7 पावर लगा दी। 1 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो हमने क्या किया? 1 पे 2 पावर लगा दी। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन हमसे बेटा पूछा गया था कि -1 को -1 से 17 बार गुणा कर दो। कितनी बार? 17 बार गुणा कर दो। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि -1 को हम 17 बार गुणा में लिखेंगे, -1 को हम 17 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो हम इसको सीधा सीधा ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -1 की पावर 17 लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया था कि अगर हम 1 का स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं तो क्या हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते? यहां 1 कितनी बार आया? 2 बार आया, तो 1 की पावर 2 हो गई। मैं यहां पे लिख देता अभी -1 को 17 बार, 17 टाइम्स अगर मैं लिख देता तो मैं क्या करता? -1 पे 17 पावर लगा देता कि नहीं लगा देता? अब वो हालांकि हमको यहां लिखना नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है ना, एग्जाम में इतना टाइम का मिलता है जहां के आप इन सब चीजों को लिखोगे, तब जाके आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, तब आपका आंसर आएगा। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। 20 क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क्स के होते हैं और 30 मिनट का टाइम मिलता है, यानी आधे घंटे का टाइम मिलता है। आधे घंटे में 20 क्वेश्चन आपको कवर करने होते हैं। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा डीपली करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग चलाओ कि मैंने आपको क्या सिखाया है, क्या पढ़ाया है, उस चीज को ध्यान में रखो बस। तो -1 पे अगर पावर बेटा कितनी है? 17 है। तो 17 को हमें यह देखना पड़ेगा कि ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है। मैंने अभी आपको बताया था नीचे लिख के कि जो इवन नंबर होते हैं वो हमेशा 2 से डिविजिबल होते हैं, लेकिन जो ऑड नंबर होते हैं वो कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। अगर हम इसमें अगर हम 2 का डिवाइड कर भी देंगे तो रिमाइंडर में बेटा 0 नहीं बचेगा, रिमाइंडर में कोई संख्या बचेगी आके। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो 17 है वो कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। और अगर ये ऑड नंबर है तो इसकी वैल्यू कितनी निकलने वाली है? इसकी वैल्यू बेटा निकलेगी -1। कितनी? -1। तो -1 ढूंढो अब अपना, कहां है आंसर? देखो ये गया, ठीक है, बी वाला ऑप्शन। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने देख लिया यहां पे। देखो हमारा जो आज का टॉपिक था वो क्या था? पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, और पूर्ण संख्याओं के अलावा उनकी जो प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने सीख लिया। प्रॉपर्टीज ऑफ 0 हम लोगों ने देखी, प्रॉपर्टीज ऑफ 1 भी हम लोगों ने देख लिया। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में, और उसमें जानेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स जो बचे हुए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन सारे टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो तब तक के लिए आप इन सारे टॉपिक्स के नोट्स बनाओ,
ठीक है, और नोट्स बनाने के बाद में उनका रिवीजन करो, जिससे कि आपको जो कुछ भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो सारी की सारी चीजें एकदम से क्लियर होती रहें, ठीक है, आपके दिमाग के ऊपर से ना निकले। अच्छा, और एक जरूरी बात यह है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं जो आपके लिए जरूरी वीडियोस होती हैं वो मैं लगातार लेके आता रहूंगा, और जब जब मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा तो सबसे पहले आपके मोबाइल पे उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और हाँ, ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दो, जिससे कि आपके दोस्त भी इस पूरी जानकारी को अच्छी तरह से प्राप्त करके और अच्छा प्रदर्शन कर सकें परीक्षा के अंदर, ठीक है। तो चलिए बेटा, अब दोबारा से हम लोग फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ में, और मैथ को बनाएंगे कुछ आसान और मजेदार।